Hi everyone, here is our next topic related to chapter number 15 गवर्नमेंट। लास्ट लेक्चर में हमने डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करी थी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करी थी। इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट मोनार्ची सिस्टम। ओके, इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट एनी वन पर्सन गवर्न्स एज अ रूलर। हमने 6th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से ये सिस्टम पढ़ा था, मोनार्ची सिस्टम। डेमोक्रेटिक और मोनार्ची दोनों ही अलग अलग प्रोसेस हैं गवर्नमेंट को चलाने के। मोनार्ची में क्या होता है कि एक ही इंसान, एक ही जो प्रेसिडेंट है या एक ही जो लीडर है वो पूरे देश को रन अप करता है, यानी कि पूरे देश को चलाता है। क्लियर? जनरली द टाइटल ऑफ द रूलर इज़ इनहेरिटेड। हमेशा क्या होता है कि इनहेरिटेड का मतलब क्या है कि राजा का बेटा ही राजा बनता है, या जो प्रेसिडेंटल मतलब पहले से जिनकी सत्ता देश पर बनी हुई है उन्हीं की फैमिली से मेंबर्स प्रेसिडेंट या लीडर बनते हैं। अभी आई थिंक मैं रिसेंटली आपको बताऊं तो नेपाल में अभी भी ऐसा सिस्टम है। नेपाल में राजाशाही है। राजाशाही आप समझते हो, वो मोनार्ची सिस्टम ही। राजाशाही मतलब मोनार्ची। जो उनका जो राज परिवार है, जो राजा था वहाँ का जो राज परिवार है, उनके जो बेटे हैं उनके बेटे ही हमेशा पहले राजा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा। इस तरह से नेपाल में अभी भी गवर्नमेंट चलती है, मोनार्ची सिस्टम चलता है। पीपल डू नॉट हैव राइट टू चूज़ देयर रूलर। लोगों को वहाँ पे वोटिंग का कोई हक नहीं है और अपने लीडर को भी चुनने का कोई भी हक नहीं है। कोई पार्टिसिपेट नहीं करती गवर्नमेंट। जो है राज परिवार में, जो रॉयल फैमिली में जो मेंबर्स हैं उनमें से ही कोई बन जाएगा, और वही चाहे वो कैसा भी हो वो देश को बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्लियर? इन मोनार्ची द रूलर टेक्स द डिसीजन कीपिंग हिमसेल्फ इन द सेंटर। मोनार्ची में क्या होता है, राजा हमेशा अपना स्वार्थ देखता है, मेरे लिए क्या अच्छा है। राजा हमेशा अपने स्वार्थ की बात करता है और अपने स्वार्थ को को बीच में रखकर ही, अपने फ़ायदे को बीच में रखकर ही डिसीजन लेता है मोनार्ची सिस्टम में। बट डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। पब्लिक को सेंटर में रखा जाता है, पब्लिक का फ़ायदा हमेशा देखा जाता है। द डिसीजन टेकन बाय द वन पर्सन हेयर इज़ कंसिडर्ड द फाइनल। अगर एक ने मोनार्ची में अगर एक ने डिसीजन ले लिया, नहीं कि राजा ने या कोई जो लीडर बना है वो या जो रूलर है वो उसने डिसीजन ले लिया एक बार, तो वो डिसीजन फाइनल। उसके बाद कोई उस डिसीजन को डिसओबे नहीं कर सकता। क्लियर? यहाँ पे लोगों का जो भलाई के हैं, यानी कि पब्लिक वेलफेयर जो है वो हमेशा दाव पर लगा होता है। दाव पर लगा होता है मतलब पब्लिक वेलफेयर की बात हुई तो हुई, नहीं हुई तो नहीं हुई। क्यों? क्योंकि राजा हमेशा अपने बारे में सोच रहा है और अपनी राज परिवार के बारे में सोच रहा है। पब्लिक के बारे में वो सेकेंडली सोचता है, फर्स्टली सोचता नहीं है। क्लियर? तो ये था हमारा मोनार्ची सिस्टम। द वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी। जब मोनार्ची सिस्टम ऐसा होता है बेटा, तो डेमोक्रेटिक की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्लियर? ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। जहाँ मोनार्ची सिस्टम आप देखो और डेमोक्रेटिक सिस्टम देखो तो ऑब्वियसली डेमोक्रेटिक की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए हमारा जो कंट्री है वो वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है और बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट है हमारे इंडिया की, क्योंकि ऑलरेडी एक तो इतना बड़ा कंट्री है, ऊपर से डेमोक्रेटिक कंट्री है और सभी कुछ और यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है जो उसका प्लस पॉइंट है। तो ये हमारे देश की रेस्पेक्ट को बढ़ाता है, वैल्यू को बढ़ाता है इंटरनेशनल मार्केट में। क्लियर? Now, the value of democracy. We have seen the rule is carried out at local level, state level and national level. Democracy function in the amplification of living standard and well-being of the people. People in their needs are kept in the center while planning of the future. हमेशा डेमोक्रेसी में जब भी रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाते हैं, फ्यूचर के लिए प्लानिंग की जाती है, तो हमेशा पब्लिक वेलफेयर को, यानी कि लोगों के हित को ध्यान में रखा जाता है। लोगों को क्या फ़ायदा होगा, हमारी पब्लिक को क्या फ़ायदा होगा, वो फ़ायदा हमेशा ध्यान में रखा जाता है। और उनके फ़ायदे को ध्यान में रखकर ही, और हर स्टेट की पब्लिक को, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो या मीडियम हो, कैसे भी पब्लिक हो, सबकी वेलफेयर को ध्यान में रख के ही, सबके हितों को ध्यान में रखकर ही गवर्नमेंट डेमोक्रेसी में काम करती है। डेमोक्रेटिक वैल्यू आर प्रिजर्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और सबसे प्लस पॉइंट क्या है डेमोक्रेटिक के लिए, कि लोगों के लिए, हमारे लिए प्लस पॉइंट क्या है पता है हमारे देश में, कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि
बुक ऑफ रूल्स और रेगुलेशन, ऑलरेडी रूल्स और रेगुलेशन उस पर लिखे गए हैं। सबसे बड़ा संविधान यानी कि सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे ही कंट्री का है, वो भी लिखा हुआ, समझ में आया? लिखा हुआ सिर्फ हमारे ही कंट्री में जो रूल्स और रेगुलेशन लिखे गए हैं बाकायदा, तो कोई उसको बदल नहीं सकता क्योंकि वो प्रूफ है, लिखा हुआ है। तो पब्लिक के लिए सबसे प्लस पॉइंट ये है कि पब्लिक को उसमें बहुत अच्छा फर्स्ट उसको रैंक दिया गया है। किस में? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। पब्लिक की भलाई के लिए ही सारे काम करने हैं और पब्लिक को बहुत सारे राइट्स और ड्यूटीज़ दी गई हैं उसमें, यानी कि पब्लिक पूरी तरह से डेवलपमेंट कर सके, पूरी तरह से प्रोग्रेस कर सके, इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सारे रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए हैं। और अब मैंने आपको पहले भी बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन के आगे कोई नहीं जा सकता, गवर्नमेंट भी नहीं जा सकती, हमारा प्रेसिडेंट और हमारा प्राइम मिनिस्टर भी नहीं जा सकता, इवन हमारा सुप्रीम कोर्ट, उसे भी कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखकर ही डिसीजन लेने पड़ते हैं। हालांकि इंडिया में क्या है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्या होता है, जो जस्टिस यानी कि जो न्याय व्यवस्था है, जो कोर्ट्स हैं, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सबसे ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट के आगे हमारे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी झुकना पड़ता है। क्लियर? तो उन सबको भी झुकना पड़ता है, तो यानी कि सबसे ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट। बट सुप्रीम कोर्ट भी किसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेती है? यस, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखकर कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग ही वो डिसीजन लेती है। तो लोगों को कोई खतरा नहीं होता, लोगों के जो उनकी जो राइट्स है बेटा वो हमेशा बचे रहते हैं। क्लियर? नाउ गवर्नमेंट एंड लॉज। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट एंड लॉज की। फ्रेमिंग ऑफ लॉज इन द वर्क ऑफ गवर्नमेंट, ऑल शुड फॉलो द लॉज। वेरियस लॉज हैव important place of working in government. Government has power to amend laws. Among the implement people can changes the government law. गवर्नमेंट के पास हमें एक राइट्स होता है कि वो लोगों के लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाती है। देश के लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाने का हक सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को है, इसके अलावा कोई किसी के रूल्स और रेगुलेशन नहीं चलते हैं। क्लियर? पीपल कैन सीक कोऑपरेशन ऑफ कोर्ट्स फॉर देयर राइट्स एंड ड्यूटीज़। अगर हमारे राइट्स, हमें ऐसा लगता है, राइट्स मतलब हमारे जो हक हैं, अगर हमें लगता है कि यार हमें हमारा हक नहीं मिल रहा है तो हम कोर्ट्स का सहारा ले सकते हैं, कोर्ट में केस कर सकते हैं और केस करके हम अपने राइट्स और ड्यूटीज़ ले सकते हैं। ठीक है? Then when people feel that they are not implemented properly, they can raise their voice in the court. Okay? The court may suggest or order the government to various issues wherever the need is felt. फिर गवर्नमेंट सब चेक करेगी, देखेगी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, वो भी सब चेक करेगी, उसके बाद डिसीज़न देगी और वो डिसीज़न गवर्नमेंट को मानना पड़ता है। तो यानी कि सबसे ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट, हमारे कोर्ट्स। ओके? देन यहाँ पे ये गवर्नमेंट एंड लॉज वाला जो टॉपिक है हमारा फिनिश होता है। आई होप ये सारे टॉपिक्स जो हमने डिस्कस किए इस वीडियो में आप सभी को समझ में आए होंगे। डेमोक्रेटिक प्रोसेस क्या है और मोनार्ची प्रोसेस क्या है, हमारे इंडिया में कौन सी प्रोसेस चलती है, हमारे इंडिया में कौन सी गवर्नमेंट काम करती है, किस तरह से वोटिंग हमारे इंडिया में होता है, वो सभी प्रोसेस आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय।